क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में डिफरेंस क्या है, ये आपसे पूछेगा भी कोई नहीं, ये आपकी जानकारी के लिए। अब जब हम क्लासिकल में कम ज्यादा हो जाए, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये क्या है यहाँ पर एक कंस्टेंट, यहाँ पर जो लेंथ हो रही है, लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ, वो किसके साथ क्या छोड़ दे, कांटेक्ट छोड़ दे। ये जो पॉइंट है पी पॉइंट, इस पोजीशन में यहाँ पर है। तो आज सबसे पहले स्टार्ट मैं जो करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ लैग्रेंजियन डायनामिक्स। मैं लैग्रेंजियन डायनामिक्स से स्टार्ट करने वाला, लैग्रेंजियन डायनामिक्स। तो ये जो लैग्रेंजियन डायनामिक्स है, इसको मैं चालू करूं उसके पहले हमारे को कुछ बेसिक चीजें यहां पर जाननी पड़ेगी। बेसिक चीजें क्या है कि जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स जो है, क्लासिकल दो तरह की मैकेनिक्स होती है, एक होती है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है, और एक होती है क्लासिकल मैकेनिक्स। एक होती है न्यूटोनियन मैकेनिक्स और एक होती है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो इन दोनों में ऐसा क्या अंतर होता है कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, जो कि अच्छी खासी आपने पढ़ी हुई है, जिसके ऊपर आपने मेहनत की हुई है, उसको छोड़ के आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में आना, ठीक है। देखो, न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो मैकेनिक्स है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो मैकेनिक्स है, वो मैकेनिक्स है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स वो मैकेनिक्स है जिसके अंदर वेक्टोरियल अप्रोच का यूज किया जाता है। वेक्टोरियल अप्रोच का मतलब इसके अंदर जितनी भी क्वांटिटीज की हम बात करते हैं, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो मोमेंटम हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, तो वो सब वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो उनके एडिशन के, सब्सट्रैक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेक्टर जो अलजेब्रा है हम उसका यूज करते हैं। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो एक वेक्टोरियल अप्रोच है। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या है, इट इज अ वेक्टोरियल अप्रोच, वेक्टोरियल अप्रोच। तो ये वेक्टोरियल अप्रोच होती है। वेक्टोरियल अप्रोच का मतलब वेक्टर जो अलजेब्रा है, इसमें सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन से वो सारा यूज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटीज हैं, फोर्स, वेक्टर, एक्सेलरेशन, ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए वेक्टोरियल अप्रोच है। तो इसके अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज, आ तो गया लिंक, एक बार रुको, चेक करने दो मेरे को। तो ये सारे के सारे कौन सी अप्रोच है, वेक्टोरियल अप्रोच है। इसके अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं वो लगभग सारी वेक्टर हैं, इसलिए यहां पर ये वेक्टोरियल अप्रोच है। क्लासिकल मैकेनिक्स का क्या यूज, अगर ये वेक्टोरियल अप्रोच है तो वेक्टर जो एडिशन है, वेक्टर सब्सट्रैक्शंस हैं, वो कई बार हमें टफ लगते हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए क्या क्लासिकल मैकेनिक्स इसको सिंप्लीफाई कर देगा, नहीं करेगा। तो क्लासिकल मैकेनिक्स यानी कि जो लैग्रेंजियन डायनामिक्स है, जो हैमिल्टनियन डायनामिक्स है, क्या उनका यूज करने से ये वेक्टोरियल अप्रोच हट जाएगा, या जो प्रॉब्लम है, जो कॉम्प्लेक्स है पहले से ही, वो सिंपल हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स का एक अलग डायमेंशन ओपन कर देती है। अलग डायमेंशन ओपन करने का मतलब है ये हमें जो मैकेनिक्स है उसको रिलेट करा देती है क्वांटम मैकेनिक्स से, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से इसको रिलेट करा। तो क्लासिकल, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या करता है, इट इज यूज, इट ओपन्स, ऐसा लिखते हैं, इट ओपन्स द न्यू डायमेंशन, इट ओपन्स द न्यू डायमेंशन ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स, it opens the new dimension of Newtonian mechanics, i.e. it links Newtonian mechanics with, Newtonian mechanics नहीं लिखूंगा, इसको लिखूंगा it links mechanics with क्वांटम हो गया, स्टैटिस्टिकल हो गया, ठीक है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स हो गया। तो ये इनसे इसको लिंक कर देती है। तो यहां से हमें बस ऐसा नहीं होता कि हमें हमारी जो प्रॉब्लम है जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर है वो टफ थी और क्लासिकल मैकेनिक्स में आने से वो सिंपल हो गई, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। बस ये है कि नए डायमेंशंस ओपन हो जाते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स को जब हम स्टडी करते हैं, यानी कि लैग्रेंजियन डायनामिक्स, हैमिल्टनियन डायनामिक्स, ऐसी चीजों के बारे में हमें पता लगने लग जाता। ये दूसरे सब्जेक्ट से लिंक कर देती है, यानी कि जो क्वांटम मैकेनिक्स हुआ, जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हुआ, फिजिक्स हुआ, उससे ये रिलेट करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि लैग्रेंजियन डायनामिक्स या जो हैमिल्टनियन डायनामिक्स है, जिसको ओवरऑल क्लासिकल मैकेनिक्स हम नाम दे रहे हैं, तो उसका यूज हमें क्या करना है, ठीक है। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स की एक और चीज बता दूं, ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है, जबकि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो एनालिटिकल अप्रोच है, एनालिटिकल और क्वालिटेटिव अप्रोच।
वो क्वांटिटेटिव है, ये एनालिटिकल मतलब रिसर्च बेस्ड है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो अप्रोच है वो रिसर्च बेस्ड अप्रोच है। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हो गई कि क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में डिफरेंस क्या है, ये आपसे पूछेगा भी कोई नहीं, ये आपकी जानकारी के लिए। अब जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स में एंटर करते हैं तो वहां पर दो तीन चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले एक शब्द आता है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट क्या होता है? कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, और इवन आपने जब न्यूटोनियन मैकेनिक्स के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी इस वर्ड को आपने सुना होगा, कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? किसी जगह को रोक देना, है ना। रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन अ सिस्टम और पार्टिकल। जब हम किसी पार्टिकल या सिस्टम पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दे, रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हुआ? जैसे ये पेन है, ये पेन दिख रहा है आपको, है ना। ये पेन अभी ऐसे भी जा सकता है, ये पेन अभी इस तरह से भी मोशन कर सकता है, और ये पेन अभी इस तरह से भी मोशन कर सकता है, यानी कि हर डायरेक्शन में ये मोशन करने के लिए फ्री है। अब मैं ये कर दूं कि यहां पर कोई रिजिड वॉल लगा दूं, जैसे यहां पर मैंने रिजिड वॉल लगा दी। अब ये जो पेन है ये ऐसे नहीं जा सकता, यानी कि ये इसकी मोशन फिक्स हो गई। अब मैंने यहां से इसको फिक्स पकड़ लिया, इसको यहां से फिक्स पकड़ लिया, तो मैंने इसकी वर्टिकल मोशन को भी बंद कर दिया, और मैंने इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन जो है उसको भी बंद कर दिया, साथ ही साथ मैंने इसकी रोटेशन को भी बंद कर दिया। यानी कि पहले ये जो फ्रीली सभी डायरेक्शंस में जा सकती थी, मैंने कुछ फोर्स लगाया, वो कुछ फोर्स लगा के मैंने इसकी एक फ्री मोशन को क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो जब कोई फोर्स लगाकर किसी पार्टिकल की या किसी सिस्टम की मोशन को हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब है उसको बंद कर देते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? कंस्ट्रेंट नाम देते हैं। तो कंस्ट्रेंट क्या हो गया? कंस्ट्रेंट इज रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन imposed on a system, restriction imposed on a system or particle is known as constraint। उसको हम क्या नाम देते हैं? कंस्ट्रेंट नाम देते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने लिया एक फ्री पेंडुलम। ये एक फ्री पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है। ये सिंपल पेंडुलम में ये इसका बॉब है, ये सिंपल पेंडुलम है, और ये इसका बॉब है। एग्जांपल ले रहा हूं मैं किसका? सिंपल पेंडुलम। ये सिंपल पेंडुलम है। किसी को कहीं भी कुछ दिक्कत आए, समस्या आए, तो बोलते जाना, हाँ हाँ ना करते रहना, जिससे मेरे को लगे कि जिंदा लोग बैठे हैं। अब मैंने इसको इस तरह से टिल्ट कर दिया, यानी कि इसको धक्का मार दिया, तो ये यहां पर आ गया, यहां पर आ गया। ठीक है। अब सवाल ये है, क्वेश्चन इज कि इस मोशन के अंदर रेस्ट्रिक्शन क्या है? ये बॉब है, बॉब यानी कि वो लट्टू जो लटका रहता है वो, इसका मास हो गया m, तो इस पे टोटल वेट हो गया mg, नीचे की तरफ हो गया। तो क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द कंस्ट्रेंट इन दिस प्रॉब्लम? तो व्हाट इज द कंस्ट्रेंट? व्हाट इज द कंस्ट्रेंट? कंस्ट्रेंट क्या है? तो कंस्ट्रेंट अगर ध्यान से देखो तो ये जो रोप है, ये जो रोप है जिससे ये बॉब बंधा हुआ है, उसकी लेंथ फिक्स है ना। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, यानी कि अगर मैं इसको बोल देता हूं O और इसको मैं बोल देता हूं P, तो OP इज इक्वल्स टू क्या हो गया? कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू कम ज्यादा हो जाए, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो ये क्या है? यहाँ पर एक कंस्टेंट है, तो यहाँ पर जो लेंथ हो गई, लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ, वो क्या होगी? कंस्टेंट। तो यहाँ पर कंस्टेंट क्या होगा? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पर क्या होगा? कंस्टेंट। तो अब जो क्वेश्चन निकला, अब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे निकला? क्वेश्चन ऐसा निकला कि आपको बोल दिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्ट्रेंट इन सिंपल पेंडुलम। इन द प्रॉब्लम ऑफ सिंपल पेंडुलम कौन कंस्ट्रेंट होता है? तो कंस्ट्रेंट कौन हो गया? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन निकलता है तुम्हारे केस, है ना। वैसे तो एडवांस मैकेनिक्स में तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पर वो जब बात है, जब तुम एमएससी की बात करोगे, एमएससी में चले जाओगे, वो तब की कहानी है। अभी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस तरह के बन सकते हैं कि इसमें कंस्ट्रेंट क्या होगा। यहां तक क्लियर? हाँ ना बोलते जाओ भाई। अब जो कंस्ट्रेंट है उसको लिखने के कुछ तरीके होते हैं। एक तो हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और एक मैथमेटिकली लिख सकते हैं। तो हाउ टू राइट द कंस्ट्रेंट, हाउ टू राइट द कंस्ट्रेंट।
कंस्ट्रेंट को हम कैसे लिखें? तो कंस्ट्रेंट को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब रिटर्न में, और दूसरा होता है मैथमेटिकल। दूसरा होता है मैथमेटिकल। स्टेटमेंट में कैसे लिखें? जैसे कि मैं सिंपल पेंडुलम की बात करूं तो स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कंस्टेंट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड। तो स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? रिटर्न स्टेटमेंट देना है। तो अगर स्टेटमेंट में लिखना है तो एग्जाम्पल के लिए हमने बात कर ली सिंपल पेंडुलम की। तो इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, constraint is constraint is length of pendulum is fixed, length of pendulum is fixed, length of pendulum is fixed। दूसरा मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाए? मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं? मैंने उस लेंथ को नाम दिया था ओपी, तो उसको हम लिख सकते हैं L इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। L क्या है? लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम स्ट्रिंग। और उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको बोल सकते हैं ओपी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, है ना। ओपी का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ओपी होगा, उसकी जो मैग्नीट्यूड है कांस्टेंट है। और जो लेंथ है, अगर मैं उसके कोऑर्डिनेट मान लूं, मतलब मैं सिंपल पेंडुलम ऐसे बना देता हूं यहां पर, और इसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है मैं ऐसे लिख देता हूं एक्स और वाई, और ये पॉइंट है ओ ओरिजिन, और ये पॉइंट है बी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये इसको लिखने के तरीके हो गए कि हम जो कंस्टेंट है उसको किस तरह से लिख सकते हैं। अब ये तो सिंपल पेंडुलम की बात हो। यदि मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल लिखूं, सेकंड एग्जांपल में मैं आपको बोलूं कि एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर कोई बॉल है या कोई पार्टिकल रखा, उसके ऊपर कोई बॉल है या कोई पार्टिकल रखा हुआ है, और ये इसका सेंटर है O, और ये पॉइंट है P, या बॉल का जो पॉइंट है वो P है। तो क्वेश्चन इज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्टेंट इक्वेशन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज equation of constraint? Which one of the following is equation of constraint of हेमिस्फीयर? हेमिस्फीयर, मान लेते हैं कि इस हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और ये जो पॉइंट है यहां पर, ये पॉइंट है पी। तो अब ऑप्शंस मैंने दिए आपको। ऑप्शन ए जो है वो दिया ओपी इक्वल्स टू आर, ऑप्शन बी दिया ओपी ग्रेटर देन आर, थर्ड ऑप्शन दिया ओपी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, और डी ऑप्शन दिया मैंने आपको नन। तो इनमें से आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आएगा? कौन सा आंसर आएगा? कंस्टेंट की इक्वेशन बतानी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्टेंट ऑफ हेमिस्फीयर, या कंस्टेंट इक्वेशन ऑफ हेमिस्फीयर। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आना चाहिए? बताओ भाई, कौन सा आंसर आना चाहिए? ओपी इक्वल्स टू आर? नहीं, देखो अब इसको ध्यान से समझना कि ये इस तरह से है, ये हेमिस्फीयर है, ये ओ पॉइंट है और ये पी पॉइंट है। यहां से मैंने बोला इसकी जो रेडियस है वो आर है, और ये पी पॉइंट है, ठीक है। इस हेमिस्फीयर के ऊपर जो बॉल रखी है, जो पार्टिकल रखा है, उसकी क्या क्या पोजीशन हो सकती है वो देखो। पहली पोजीशन इसकी ये हो सकती है, दूसरी पोजीशन इसकी कुछ ये हो सकती है, तीसरी पोजीशन इसकी ये हो सकती है कि इसका कांटेक्ट छोड़ दे, ये इसके साथ क्या छोड़ दे? कांटेक्ट छोड़ दे। तो ये जो पॉइंट है पी पॉइंट, इस पोजीशन में यहां पर है, इस पोजीशन में यहां पर है, और इस पोजीशन में यहां पर है। तो फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन, उन दोनों पोजीशन के लिए ओपी इक्वल्स टू आर है। और जब आप थर्ड पोजीशन पर जा रहे हो तो ओपी की वैल्यू क्या हो गई? ग्रेटर देन आर हो। तो ओपी की वैल्यू क्या हो गई? ओपी की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन आर। तो इसका मतलब इसकी जो कंस्टेंट इक्वेशन लिखी गई वो क्या लिखी गई? ओपी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। क्या लिखा जाएगा? ओपी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। समझ आ गया? नहीं नहीं, ऐसा लिखा ही नहीं आएगा।
क्वेश्चन में यही लिखा आएगा कि हेमिस्फेयर है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर कोई पार्टिकल है, तो पार्टिकल के लिए उसकी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन क्या होगी। ये सिंपल क्वेश्चन है, इतना ज्यादा दिमाग कोई नहीं लगाएगा कि उसको बाउंड करा दो, ये करा दो। जो आप कह रहे हो वो सही है, पर इतना ज्यादा नहीं आएगा। जो एक किताबी क्वेश्चन है जो हमेशा से चलता आया है वो ही बता रहा हूं मैं आपको। जो सिंपल क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा। ये एक हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर के ऊपर कोई पार्टिकल है, हेमिस्फेयर की रेडियस यदि r है तो उसके लिए आप इक्वेशन बता दीजिए। सिर्फ ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब जो ये कंस्ट्रेंट आ रहा है, अब जो ये कंस्ट्रेंट आ रहा है, वो कंस्ट्रेंट अपने आप तो आ नहीं रहा। जो मैंने आपको शुरू में बोला कि ये पेन इधर मूव कर सकता है, वर्टिकल डायरेक्शन में जा सकता है, ये रोटेशनल मोशन कर सकता है, तो ये अपना आप नहीं हो रहा। इसको कोई हम एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, या कुछ ना कुछ फोर्स है जिसकी वजह से ये कंस्ट्रेंट आ रहा है। तो कंस्ट्रेंट जिस भी रीजन की वजह से आ रहा है, जो भी कारण है जिसकी वजह से कंस्ट्रेंट आ रहा है, उसको हम नाम देते हैं कंस्ट्रेंट फोर्स, है ना। तो कंस्ट्रेंट फोर्स, अब एक टर्म आएगा कंस्ट्रेंट फोर्स। कंस्ट्रेंट फोर्स, तो कंस्ट्रेंट फोर्स क्या होता है। कंस्ट्रेंट फोर्स वो फोर्स है जिसकी वजह से कंस्ट्रेंट इंट्रोड्यूस होता है। द फोर्स which introduce the force which introduce the constraint is known as constraint force, is known as constraint force। वो फोर्स जिसकी वजह से कंस्टेंट आ रहा है उसको हम बोलते हैं कंस्टेंट फोर्स। एग्जांपल के लिए मैं सिंपल पेंडुलम वाला फिर से बात कर लेता हूं। तो सिंपल पेंडुलम वाले केस में हमारे पास ये था इनिशियल पोजीशन उसकी, और ये जो पोजीशन है ये उसकी फाइनल पोजीशन, मतलब जो सेकंड पोजीशन हमने ली हुई है। यहां पर एक फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg नीचे की तरफ, और ये एक एंगल है थीटा। ठीक है, ये एक एंगल है थीटा। अब इसके अंदर कौन कौन से फोर्स है, एक तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg एक फोर्स आ रहा है, और एक इस स्ट्रिंग के अंदर लग रहा होगा टेंशन फोर्स, एक स्ट्रिंग के अंदर लग रहा होगा टेंशन। सवाल ये है कि कौन सा इनमें से कंस्ट्रेंट फोर्स है। क्वेश्चन ये है कि कंस्ट्रेंट फोर्स जो है दोनों में से वो कौन सा है। सवाल ये है कि इन दोनों में से हमें कंस्ट्रेंट फोर्स बताना है, वो कौन सा है। तो कंस्ट्रेंट फोर्स दोनों में कौन सा है वो कैसे बताएं, उसके बताने का एक सिंपल सा तरीका है। जो भी दो फोर्स लग रहे हैं, जिस भी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है ना, उस पार्टिकल के ऊपर लग रहे फोर्स के लिए आप उस जगह को क्या कर दो, क्लियर कर दो। मतलब आप इस स्ट्रिंग को काट दो। यहां से आपने इस स्ट्रिंग को काटा, आपने इस स्ट्रिंग को कट कर दिया। जैसे ही आपने इस स्ट्रिंग को कट किया तो इस पर एक फोर्स जो mg पहले था वो बाद में भी रहेगा, और जैसे ही आपने स्ट्रिंग को कट किया तो ये टेंशन फोर्स जो इसमें था वो कितना हो गया, जीरो। जो टेंशन फोर्स था वो कितना हो गया, जीरो। फिर सुनो, आपको ये पता करना है कि कंस्ट्रेंट फोर्स कौन सा है। तो उसके लिए क्या करो, जिस भी सिस्टम पर पार्टिकल पर आपको कंस्ट्रेंट फोर्स पता करना है तो उसको वहां से अलग करो, सिस्टम में से अलग किया। जैसे ही आपने सिस्टम में से अलग किया तो टेंशन फोर्स जीरो हो गया, जबकि mg जो पहले था वो बाद में भी है। इसका मतलब mg उस पर हमेशा रहने वाला है, चाहे उसको आप स्ट्रिंग से कनेक्ट करो चाहे आप उसको स्ट्रिंग से कनेक्ट मत करो। टेंशन फोर्स स्ट्रिंग से कनेक्ट करते ही टेंशन फोर्स था, जैसे ही आपने स्ट्रिंग से हटाया, स्ट्रिंग को काट दिया, टेंशन फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो जो टेंशन फोर्स है वो किसका काम करेगा, वो काम करेगा कंस्ट्रेंट। तो जो कंस्ट्रेंट आ रहा है, जो कंस्ट्रेंट फोर्स है वो कौन सा फोर्स हो गया, वो टेंशन फोर्स हो गया। मतलब जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है, जो स्ट्रिंग की जो लेंथ हम बोल रहे थे OP इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो OP इक्वल्स टू कांस्टेंट किसकी वजह से हो रही थी, टेंशन की वजह से। तो यहां पर जो टेंशन है वो कौन सा फोर्स होगा, कंस्ट्रेंट फोर्स होगा, है ना। इसी तरह से जो हेमिस्फीयर वाला एग्जांपल था, हेमिस्फीयर वाला एग्जांपल जो है, इसके अंदर यहां पर पार्टिकल रखा है। अब पार्टिकल यहां पर रखा है तो ये तो इसकी रेडियस थी, और इसको मैंने बोला था P पॉइंट और इसको बोला था O पॉइंट। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी एक इसके ऊपर, है ना। ये हमें पता है कि जब भी दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी तो एक सरफेस दूसरे के सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाती है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर लग रहा है। अब यहां पर जब ये कांटेक्ट में, तभी भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। जैसे ही ये कांटेक्ट छोड़ेगी, जैसे ही यहां से ये कांटेक्ट छोड़ेगी तो ये नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। पहली और दूसरी पोजीशन के अंदर नॉर्मल फोर्स है, जैसे ही उसने कांटेक्ट छोड़ा तो नॉर्मल फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। तो कंस्ट्रेंट की जो इक्वेशन थी OP ग्रेटर देन R इक्वल टू R,
तो ये किसकी वजह से आ रही है? ये नॉर्मल फोर्स की वजह से आ रही है। तो यहां पर जो नॉर्मल फोर्स है, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट या कंस्ट्रेंट फोर्स, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट या कंस्ट्रेंट फोर्स। क्लियर? तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे कि पूछ लिया कि सिंपल पेंडुलम में कंस्ट्रेंट फोर्स कौन सा है, हेमिस्फीयर के एग्जांपल में कंस्ट्रेंट फोर्स कौन सा है, तो ये ऐसे एग्जांपल बन जाते हैं। क्लियर है यहां तक कंस्ट्रेंट्स पर? अब हम देखो, अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं या बन सकते हैं वो कैसे बनते हैं कि एक तो मैंने बताया कि कंस्ट्रेंट की इक्वेशन का क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, सिंपल पेंडुलम की क्या होगी, हेमिस्फीयर की क्या होगी, फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाएगा या पूछा जा सकता है कि कंस्ट्रेंट फोर्स का इनमें से कौन किसके लिए कंस्ट्रेंट फोर्स है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट या क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। ठीक, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट की। इसको पूरा नाम दिया जाता है ज्योमेट्रिकल एंड काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट। ज्योमेट्रिकल एंड काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट, ये इसको नाम दिया जाता है। इसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे कंस्ट्रेंट, ऐसे कंस्ट्रेंट जिनकी इक्वेशन के अंदर केवल और केवल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, है ना? कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट फॉर विच, कंस्ट्रेंट फॉर विच कंस्ट्रेंट इक्वेशन, फॉर विच कंस्ट्रेंट इक्वेशन only contains पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन कोऑर्डिनेट, केवल और केवल क्या हो उसके अंदर? पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। तो उसको हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, मैं सिंपल पेंडुलम वाले की वापस बात कर लेता हूं। तो ये सिंपल पेंडुलम है, ये इसका बॉब है और यहां पर ये इसकी सेकंड पोजीशन है, ये इसकी सेकंड पोजीशन है और यहां पर ये एंगल बन रहा है थीटा, यहां पर एंगल बन रहा है थीटा और ये पॉइंट है P और ये है O। ठीक है, इसकी जो कंस्ट्रेंट की इक्वेशन है, वो कंस्ट्रेंट की इक्वेशन क्या है? OP इक्वल्स टू L। L क्या है? लेंथ ऑफ कंस्ट्रेंट। OP इक्वल्स टू L, L क्या है? लेंथ ऑफ कंस्ट्रेंट। मैं मान लूं कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो x, y है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू L। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू L। तो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर केवल और केवल पोजीशन है, x है और y है। तो ऐसी इक्वेशंस या ऐसे कंस्ट्रेंट जिनकी जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनती है उनके अंदर केवल और केवल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, केवल और केवल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो उनको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। फिर सेकंड नंबर पे कौन सी है? काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट। सेकंड नंबर पे है काइनेमेटिक, जो इसी का पार्ट है। काइनेमेटिक जो शब्द है वो निकल रहा है वेलोसिटी से, तो इसका मतलब ऐसे कंस्ट्रेंट जिनके अंदर वेलोसिटी का टर्म है, ऐसे कंस्ट्रेंट जिनके अंदर वेलोसिटी का टर्म हो उसको हम क्या कहते हैं? काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट फॉर विच इक्वेशन हैज velocity term, equation has velocity term in it is called kinematic constraint, is called kinematic constraint। इसका जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल कैसे? मैंने एक लिया रोलिंग डिस्क, ये मैंने लिया रोलिंग डिस्क या आप रोलिंग सिलेंडर भी बोल सकते हो। मैंने लिया एग्जांपल किसका? रोलिंग डिस्क का। रोलिंग डिस्क ऐसी मोशन है, रोलिंग मोशन ऐसी मोशन है जिसके अंदर ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो रहा है।
तो रोलिंग मोशन का मतलब है, रोलिंग में भी हम प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं, तो रोलिंग मोशन का मतलब है कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों मोशन हो रही है, मतलब ये सेम टाइम पर आगे भी बढ़ेगा और ये सेम टाइम पर रोटेट भी करेगा। तो मान लेते हैं कि हम इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो किस वेलोसिटी से आगे जा रहा है, वो v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। वो किस वेलोसिटी से आगे जा रहा है, वो v वेलोसिटी से आगे जा रहा है इसका सेंटर ऑफ मास। तो इसकी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन क्या बनती है कि इस पॉइंट पर जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसकी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन क्या होती है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो वेलोसिटी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जैसे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर आएगा तो यहां पर एक वेलोसिटी का कंपोनेंट ऐसे जाएगा जिसको हम लिखेंगे ओमेगा आर, क्योंकि v किसके बराबर होता है, ओमेगा आर। और इस पॉइंट पर जो लीनियर वेलोसिटी होगी उसको हम किससे लिखेंगे, vp से। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर v किसके इक्वल होना चाहिए, ओमेगा आर के। ये इसकी क्या है, ये इसकी कंस्टेंट इक्वेशन है। ये क्या है, इसकी कंस्टेंट इक्वेशन। अगर ऐसा है तो ये रोलिंग मोशन होगी, अदरवाइज यहां पर रोलिंग मोशन नहीं होगी। तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, इस इक्वेशन के अंदर वेलोसिटी है, इस इक्वेशन के अंदर क्या है, वेलोसिटी है। तो ये जो कंस्ट्रेंट हो गया, ये कौन सा कंस्ट्रेंट हो गया, काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट। इसी तरह से काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट के जो एग्जांपल हो सकते हैं, और जो एग्जांपल हो सकते हैं वो इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है रोलिंग डिस्क, और एग्जांपल क्या हो सकता है, रोलिंग सिलेंडर, रोलिंग डिस्क हो गया। तो ये किसके एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल होते हैं काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट के। ठीक है, तो ऐसे कंस्ट्रेंट जिनकी जो इक्वेशन है उसके अंदर केवल और केवल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उनको हम नाम देते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। ऐसे कंस्ट्रेंट जिनकी इक्वेशन के अंदर वेलोसिटी का टर्म आ रहा है तो उसको हम नाम देते हैं काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट। इसके जो एग्जांपल है, स्टैंडर्ड एग्जांपल है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। तो ये जो एग्जांपल लिखे हैं वो सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। यहां तक क्लियर है। दो कंस्ट्रेंट हमने बात कर ली, एक हमने बात कर ली कौन सा, ये ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट की, एक हमने बात कर ली काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट की। और अब हम बात करेंगे उसके आगे जो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट होते हैं, एक होता है होलोनोमिक और एक नॉन होलोनोमिक। तो नेक्स्ट आते हैं होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। तो होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले वर्ड आया होलोनोमिक। तो होलोनोमिक कंस्ट्रेंट जो है, ये होलोनोमिक जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये होलोनोमिक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, क्योंकि सबसे पहले ग्रीक लोगों ने इसके ऊपर काम किया तो उन्होंने अपना नाम दे दिया। अगर हम इंडियन लोग कुछ काम करते तो हम अपना नाम दे देते। तो होलो जो शब्द है, होलो, इस होलो का मतलब होता है होल, कंप्लीट, होल और कंप्लीट, और इसका मतलब होता है इंटीग्रेबल। इसका मतलब होता है इंटीग्रेबल, है ना। यानी कि जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन आप लिख रहे हो उसके अंदर जो टर्म्स हैं, उसके अंदर जो टर्म्स लिखे हुए हैं एक्स वाई के या वेलोसिटी के, वो कंप्लीटली इंटीग्रेबल है, उनको इजीली इंटीग्रेट किया जा सके तो उनको हम क्या कहते हैं, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट कहते हैं। दूसरा यदि हमारे पास कोई कंस्ट्रेंट इक्वेशन है उसको हम इक्विलिटी की फॉर्म में लिख सके। इक्विलिटी के मतलब यदि आप किसी कंस्ट्रेंट इक्वेशन को ऐसा लिख रहे हो, कैसे x1 या r1 लिख देता हूं मैं, r1 r2 r3, और यहां ये इक्वल टू 0 कर दिया मैंने, या फिर इसको टाइम के साथ भी मैं टाइम बाउंड कर रहा हूं और ये टाइम तक जा रही है और इसको भी मैंने इक्वल टू 0 कर दिया। तो अगर किसी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन में केवल और केवल इक्विलिटी आ रही है, इक्विलिटी, साइन ऑफ इक्विलिटी, तो यदि किसी कंस्ट्रेंट इक्वेशन को हम इक्विलिटी के साइन के साथ लिख रहे हैं, यदि कोई कंस्ट्रेंट की इक्वेशन कंप्लीटली इंटीग्रेबल है और उसको हम इक्विलिटी के साइन के साथ लिख रहे हैं तो वो कहलाती है होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। ठीक है, यदि कोई कंस्ट्रेंट की जो इक्वेशन है वो कंप्लीटली इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबल का मतलब है कि उसके अंदर जो वेलोसिटी के टर्म्स हैं
वो इंटीग्रेट हो जाए। मतलब आपके पास अगर ये लिखा हुआ है v इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो v को आप कैसे लिख सकते हो, dx अपॉन dt या dr अपॉन dt ऐसे लिख सकते हो। और ओमेगा आर, तो यहां से इसको आप लिख दो ओमेगा एक्स, आर को एक्स लिख दिया और ये dt, तो ये कंप्लीटली इंटीग्रेबल है। तो यदि आपके पास जो इक्वेशन बन रही है उसके अंदर जो टर्म्स है वो कंप्लीटली इंटीग्रेबल है, या आप उनको इक्वलिटी के साइन के साथ साथ लिख सकते हो, तो उसको हम कहते हैं होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। इसके पहले हमने दो इक्वेशन, दो कंस्ट्रेंट के केस देखे, एक ज्योमेट्रिक और एक काइनेमेटिक। तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट और काइनेमेटिक, काइनेमेटिक में कौन से टर्म्स थे, काइनेमेटिक टर्म्स में कौन से थे, ऐसे जिसमें वेलोसिटी है। तो यदि जो काइनेमेटिक इक्वेशन है, यदि जो काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट है वो इंटीग्रेबल है, काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट जो है वो इंटीग्रेबल है, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे ज्योमेट्री में, और ऐसे जो कंस्ट्रेंट है उनको हम होलोनोमिक भी कहेंगे। तो यदि जो काइनेमेटिक है, यदि जो हमारे पास काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट है, काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट है वो इंटीग्रेबल है, वो कैसे है, इंटीग्रेबल है, जैसा कि मैंने आपको ये बताया। और वो इंटीग्रेबल है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ज्योमेट्रिकल में। और वो ज्योमेट्रिकल में अगर वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब वो कौन से भी है, होलोनोमिक भी, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट भी। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि जो रोलिंग डिस्क है, रोलिंग डिस्क, रोलिंग डिस्क, तो रोलिंग डिस्क किस किस का एग्जांपल हो गया, रोलिंग डिस्क एग्जांपल हो गया ज्योमेट्रिकल का, ज्योमेट्रिकल, काइनेमेटिक, और ये कौन सा और हो गया, होलोनोमिक। तो ज्योमेट्रिकल भी हो गया, काइनेमेटिक भी हो गया और होलोनोमिक भी हो गया, तीनों ही हो गया। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि होलोनोमिक वो है जिनके अंदर इक्विलिटी का साइन आ रहा है। दूसरा, यदि कोई काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट जिसको आप इंटीग्रेट कर सको, वो कंप्लीटली इंटीग्रेबल हो, तो वो कन्वर्ट हो जाता है ज्योमेट्रिकल में। और अगर वो काइनेमेटिक से ज्योमेट्रिकल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो कहलाता है होलोनोमिक। अगर वो काइनेमेटिक से ज्योमेट्रिकल में कन्वर्ट नहीं होगा, अगर वो काइनेमेटिक से ज्योमेट्रिकल में कन्वर्ट नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे नॉन होलोनोमिक। तो उसको हम क्या नाम देंगे, नॉन होलोनोमिक। इसका मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको अभी। अभी हमने बात की किसकी, अभी हमने बात की होलोनोमिक की, अब हम बात करेंगे नॉन होलोनोमिक। नॉन होलोनोमिक का मतलब क्या हो गया, नॉन होलोनोमिक का मतलब यदि जो इक्वेशन है उसको हम इक्विलिटी के फॉर्म में नहीं लिख पाए, इक्वेशन जो है हमारे पास उसको हम इक्विलिटी के फॉर्म में अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, नॉन होलोनोमिक। जैसे कि अगर मैं कोई इक्वेशन ये लिख रहा हूं, एफ R1 R2 R3 और ये ग्रेटर देन और लेस देन 0, ऐसे लिख रहा हूं, है ना, या फिर ऐसा लिख रहा हूं R1 R2 एंड सो ऑन, ये टी तक जा रही है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है या लेस देन इक्वल्स टू 0 है या केवल ग्रेटर देन 0, यानी कि इसके अंदर इनइक्विलिटी के साइन है, इसके साइन है इनइक्विलिटी, इनइक्विलिटी के साइन है, तो ये जो है ये कहलाती है नॉन होलोनोमिक। नॉन होलोनोमिक, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, एग्जांपल के लिए मैंने ये सेमी स्फीयर वाला एग्जांपल लिया, तो यहां पर हेमिस्फीयर वाले में ये पार्टिकल था, ये पॉइंट P था, तो इसकी जो मैंने इक्वेशन लिखी थी वो लिखी थी OP ग्रेटर देन इक्वल्स टू R। तो इसके अंदर क्या है, इनइक्विलिटी का साइन है, तो इनइक्विलिटी का साइन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन होलोनोमिक। ये क्या हो गया, नॉन होलोनोमिक। तो नॉन होलोनोमिक के जो एग्जांपल हो गए वो क्या हो गया, पार्टिकल ऑन स्फीयर, पार्टिकल ऑन स्फीयर। इसके अलावा इसका जो एग्जांपल हो जाता है रोलिंग डिस्क ऑन प्लेन, रोलिंग डिस्क ऑन प्लेन, रोलिंग डिस्क ऑन प्लेन। और फिर एक और चीज मैं यहां पर लिख देता हूं नोट लगा के, कि यदि आपके पास जो काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट है, यदि आपके पास जो काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट है वो इंटीग्रेबल नहीं है, वो इंटीग्रेबल नहीं है, इंटीग्रेबल नहीं है, यानी कि उसको ज्योमेट्रिक में आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट में वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो कहलाएगा नॉन होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक। अब सुनो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि कंस्ट्रेंट, है ना, कि एक सिंपल पेंडुलम के लिए कंस्ट्रेंट क्या होगा, या आपसे पूछ लिया कि एक पार्टिकल हेमिस्फीयर पर है उसके लिए कंस्ट्रेंट क्या होगा। सिंपल पेंडुलम के केस में कंस्ट्रेंट फोर्स क्या होगा,
पार्टिकल ऑन स्फीयर के लिए कंस्ट्रेंट फोर्स क्या हो। फिर आपसे ये पूछ लिया कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट कौन से होते हैं। फिर आपसे ये पूछ लिया कि काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट कौन से होते हैं। फिर आपसे ये पूछ लिया कि होलोनोमिक कंस्ट्रेंट क्या है। आपसे ये पूछ लिया नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट क्या है। फिर आपसे ये पूछ लिया कि यदि किसी काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट को ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है तो वो होता है होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक या स्क्लेरोनोमस और रियोनोमिक भी होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। रोलिंग डिस्क इनमें से किसका एग्जाम्पल होता है। या फिर आपसे पूछ लिया पार्टिकल ऑन स्फीयर इनमें से किसका एग्जाम्पल। रोलिंग सिलेंडर किसका एग्जाम्पल होता है। रोलिंग डिस्क किसका एग्जाम्पल होता है। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। अब कंस्ट्रेंट में हमने दो टाइप पढ़े, एक पढ़ा हमने होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक, एक हमने पढ़ा जियोमेट्रिक और एक काइनेमेटिक। अब इसमें रह जाता है एक स्क्लेरोनोमिक और नॉन स्क्लेरोनोमिक, स्क्लेरोनोमस और नॉन स्क्लेरोनोमस। तो कल हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है और जो जनरल कोऑर्डिनेट्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम और जनरलाइज कोऑर्डिनेट। फिर लैग्रेंजियन डायनामिक्स की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, मैं सिर्फ इक्वेशन लिखना बताऊंगा, उसका डेरिवेशन वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं है। क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देखेंगे। इसी तरह से हैमिल्टोनियन डायनामिक्स में इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, क्या क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखेंगे।